वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस बुक 3 जिसके अंदर बेटा परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट कर रहे हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जनरली अगर वेटेज देखें तो बेटा आपका इस चैप्टर में से कुछ लर्निंग वर्क ज़्यादा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग वर्क है, और मिनिमम 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम 4 मार्क्स इसके अंदर बेटा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन का ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्या है बेटा, क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखिए, हम जनरली प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑलरेडी क्लास 11th में बनाकर आए हैं। अभी रिसेंटली क्लास 12th में बेटा हम लोगों ने पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाई है। इसके बाद हमने इश्यू ऑफ शेयर करा है। तो बेटा यहाँ पर यही कॉर्पोरेट लेवल में, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होता है कंपनी के ऊपर, तो वहां पर बेटा थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि कंपनी एक्ट में हमें प्रोवाइड किया गया है। हर कंपनी को ये परफॉर्मा फॉलो अप करना पड़ता है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट की ऐसा नहीं कि आइटम अलग है या लॉजिक अलग है या रूल अलग है। द कॉन्सेप्ट एंड रूल आर सेम, दैट लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, बट द परफॉर्मा that should be run according to balance sheet or P&L prescribed as per the part 1 schedule 3 of the company act 2013। और उसके अकॉर्डिंगली बेटा बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग यहाँ पर कौन सी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बेटा, वर्टिकल। आप लोग प्रोप्राइटरशिप में पार्टनरशिप में बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, बट यहाँ पर बेटा क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब बेटा हम सारी लाइबिलिटीज अपर साइड और एसेट्स राइट हैंड साइड में ना दिखाकर बिलो द लायबिलिटी दिखाते हैं, नंबर 1। सेकंड चेंज, बैलेंस शीट में बेटा किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता, सिर्फ मेजर मेजर हेड्स लिखे जाते हैं और इनके अंदर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन या सब हेड्स होते हैं, जिसे हम आइटम कहते हैं यहाँ पर प्रॉपरली, उनके लिए बेटा वर्किंग नोट बनाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं नोट टू अकाउंट। तो वहां पर नोट नंबर लिख दिए जाते हैं बच्चे। और एज पर द कंपनी एक्ट हम 2 ईयर्स की बैलेंस शीट को एक साथ लेके चलते हैं, जो कि बच्चे करंट ईयर और लास्ट ईयर। तो परफॉर्मा तो हमें यही बनाना पड़ेगा बेटा, लेकिन यूज हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, करंट ईयर। लास्ट ईयर का हमारे लिए कोई लिंक नहीं है बेटा। अब आफ्टर दैट अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू बैलेंस शीट, हमें क्या करना है, तो बेटा बैलेंस शीट में हमारे लिए समझने वाली बात क्या है, 1 इज द लायबिलिटी साइड एंड सेकंड इज द एसेट साइड। तो जो आप यहाँ पर डार्कर ब्लैक देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेजर हेड। ध्यान रखिएगा बच्चे, जो समझा रहा हूं आपको, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा मेजर हेड। ये हमारे मेजर हेड्स होते हैं। और बच्चे उसके बाद जो इनके अंदर जितने भी शॉर्ट हेड दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सब हेड्स। तो जैसे कि लायबिलिटी साइड में सबसे पहले मेजर हेड क्या है बेटा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंडर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेटा शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, अब शेयर कैपिटल में जैसा कि हम इश्यू ऑफ शेयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आइटम्स। तो हमारा जो सीक्वेंस बना, वो सीक्वेंस क्या बना बच्चे, सबसे पहले मेजर हेड, देन सब हेड एंड देन उसके बाद आइटम। अब ये 3 सीक्वेंस लेवल पर बच्चे ये बैलेंस शीट वर्क करती है। हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा एग्जाम में, इट्स वेरी सिंपल। आपको प्रॉपरली परफॉर्मा क्लियर होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर मेजर हेड के अंदर क्या क्या सब हेड्स आते हैं और हर सब हेड में क्या क्या बेटा आइटम्स आती हैं। आपसे एग्जामिनर हो सकता है बेटा कोई एक आइटम दे दे और उससे आपसे पूछ लिया जाए कि इसका सब हेड बताइए, मेजर हेड बताइए, या एक सब हेड देकर उसकी आइटम बताइए, या मेजर हेड देकर उसका सब हेड बताइए, एक्सेट्रा। नंबर 1। नंबर 2 बेटा बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है, उसके अंदर से एज पर द सर्कुलर गिवन बाय द सीबीएसई,
2013 में सीबीएसई ने कुछ आइटम डिडक्ट कर दी थी जो अभी तक फॉलो अप हो रहा है परफॉर्मा। सीबीएसई ने कहा था कि एज पर द कंपनी एक्ट ये आइटम हमारे बैलेंस शीट में होती हैं, बट दीज आइटम आर नॉट टू बी पुट अप इन योर एग्जाम। तो बेटा इन आइटम्स को इग्नोर करते हुए बाकी आइटम्स को हमें बैलेंस शीट के अंदर कंप्लीट बेस पर बेटा जी लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। इसको किस बेस पर लर्निंग करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा और आपको परफॉर्मा सेंड भी करूंगा बेटा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर मैं कंप्लीट एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको शो करूं तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो बेटा ये तो साइड हो गई, ये लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। अब ये जो आपको डार्कर हेड दिख रहे हैं 3, ये हो गए बच्चे आपके मेजर हेड, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ऐसे बेटा ये एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो ये सारे हमारे लिए क्या हो गए बेटा मेजर हेड। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा जी ये इसके अंदर हो गए सारे हमारे सब हेड्स, शेयर होल्डर फंड के सब हेड शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी के सब हेड्स बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी के सब हेड्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऐसी हमारे नॉन करंट के सब हेड और ऐसी करंट एसेट्स के सब हेड्स। अब लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी होती है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी? तो कंपनी एक्ट में बेटा जी यहां पर भी थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया गया है बेटा। क्या चेंज किया गया है? चेंज ये किया गया है कि एक्चुअली करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का मीनिंग क्या है बेटा। हम जनरली अगर पढ़ते हैं तो हम लोग क्या रीड करते हैं, हम लोग कहते हैं ऑल द लाइबिलिटी विच आर रीपेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी, और विच आर पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। बट एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ये होती है बेटा, जितनी भी लाइबिलिटी जो आपको देनी है, करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो कि बेटा पेबल है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, वो बेटा करंट लाइबिलिटी होती है। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ये वही है बेटा जो 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि आप अपनी आउटपुट को कितने टाइम में सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपका ऑपरेटिंग पीरियड होता है बेटा। अब जनरली तो हम लोग एक ऑपरेटिंग पीरियड पूरे 12 महीने का मान के चलते हैं, इसलिए बेटा हम करंट लाइबिलिटी को कहते हैं विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स। क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम उसको 12 मंथ्स मान के चलेंगे। तो इसलिए हम लोग ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं बेटा, करंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच आर रीपेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, और नॉन करंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। बट अगर आपको बाई चांस एग्जामिनर दे दे कि बेटा आपका ऑपरेटिंग साइकिल, बाई चांस मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है, और बेटा कोई लाइबिलिटी है जिसे आपको पे करना है, मान लीजिए जो कि लाइबिलिटी पेबल है इन 14 मंथ्स। अब जनरल लैंग्वेज में तो बेटा ये नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा क्योंकि 12 महीने से ज्यादा में हो गई। बट बिकॉज हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल ही 15 मंथ्स है, सो दैट शुड बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी, क्योंकि बेटा दैट इज पेबल विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। खैर एनीहाउ ये तो थियोरेटिकल पॉइंट है बेटा, कभी एमसीक्यू आपके आ जाए, आपको कह दिया जाए ऑपरेटिंग पीरियड 20 मंथ्स का है और एक लाइबिलिटी आपको 18 मंथ्स पे करनी है, तो बेटा आप इसको करंट लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे क्योंकि आपका ऑपरेटिंग साइकिल इंक्रीज हो चुका है। हाँ, जनरली अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम लोग बेटा सीधा ऑपरेटिंग साइकिल कितना ले लेते हैं, 12 मंथ, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है बच्चे। तो इस तरह से बेटा बैलेंस शीट में ये सारे मेजर हेड और सब हेड और इनकी आइटम हमें लर्न करनी है। अब आते हैं बेटा किस तरह से लर्निंग करनी है, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपने देख लिया, बैलेंस शीट के लेकिन परफॉर्मा में क्या है बेटा, मेजर हेड और सब हेड। अब मेजर हेड यहाँ पर दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड। अब उसके अंदर बेटा शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर कैपिटल में भी तो बेटा हमें पता है ना, ऑथराइज कैपिटल भी होती है, इशूड भी होती है, सब्सक्राइब भी होती है।
अब बेटा ये सारी चीजें मैं यहाँ पर शो करने लग गया तो ये बैलेंस शीट तो बड़ी बर्डन फुल बन जाएगी, है ना, बोरिंग हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग लैक कर जाएगी इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी आइटम इसी के अंदर आ जाएंगी। तो कंपनी एक्ट ने इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला? कंपनी एक्ट कहता है भाई आप बैलेंस शीट में नीट एंड क्लीन शेयर कैपिटल लिखो, इसकी जो भी डिटेल है आप नोट नंबर बना दो, उसका नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के जितनी भी आइटम है उसके अंदर नोट नंबर 2 बना दो, और नोट नंबर बनाकर वहां से जो डिटेल आएगी फाइनल फिगर यहां पर ले आओ आप, ताकि आपको यहां पर तो बेटा सब कुछ क्लियर दिखे। बट अगर आपको चाहिए हाँ शेयर कैपिटल की डिटेल देखनी है तो मोस्ट वेलकम, इस बैलेंस शीट के बाद बेटा एनेक्जर लगा दिए जाते हैं, आप वहां पर नोट नंबर 1 में इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा जी हमारे लिए मेजर कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू लर्न इट। देखिए दिस इज द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। अब यहां पर बेटा मैंने दिया है, देखिए प्रॉपरली, दिस इज द मेजर हेड। अब बेटा मेजर हेड की बात करें तो मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड, दैट इज द फर्स्ट हेड। अब शेयर होल्डर फंड में दो सब हेड आते हैं, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। और बेटा शेयर कैपिटल में ये सारी आती हैं आइटम्स, रिजर्व एंड सरप्लस में ये सारी आती हैं आइटम्स। आपको इस सीक्वेंस में लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, आपको ये सीक्वेंस बेटा जी पूरा 100% यहां पर लर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन यहां पर पुटअप करेगा तो बेटा वो क्वेश्चन में इस परफॉर्मा से बाहर नहीं जाएगा, बट इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। शेयर होल्डर फंड में बेटा एक तीसरा हेड भी आपकी टीएस ग्रेवाल जी में दिया होगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है ना? तो बेटा शेयर वारंट भी शेयर की तरह ही होते हैं लेकिन प्रॉपर शेयर नहीं होते, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, उसको हम हटा सकते हैं, उसको आपको कहीं लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देगा? पहला क्वेश्चन तो बेटा ये आ सकता है कि शेयर होल्डर फंड के सबहेड्स कौन कौन से हैं। तो शेयर होल्डर फंड में बेटा सबहेड कौन कौन से आएंगे? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि शेयर कैपिटल का मेजर हेड कौन सा है? तो शेयर होल्डर फंड बेटा। तीसरा क्वेश्चन जो 99% चांस होते हैं बेटा वो ये आता है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का सबहेड एज वेल एज मेजर हेड क्या है? तो बेटा आप बताएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का सबहेड है रिजर्व एंड सरप्लस और मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड। तो ऐसे कोई भी एग्जामिनर आइटम दे देगा। और अब क्योंकि एमसीक्यू बेसिस है बेटा, तो अब तो आपको सीधा एग्जामिनर क्या कहेगा? आपको कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल। व्हाट इज मीन बाय नॉट इंक्लूडेड? इट मींस एग्जामिनर आपको क्या कहेगा बेटा? 3 आइटम तो इसमें से दे देगा, कोई भी, एनी काइंड ऑफ, और एक आइटम बेटा कहीं और से दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी आइटम शेयर कैपिटल की नहीं है, ये वाली नहीं है। कैसे पता होगा? जब आपने ये लर्न कर रखी होगी। तो इस तरह से बच्चे आपको सारे मेजर हेड, उसके बाद बेटा जी सब हेड और आइटम्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी बेटा यहां पर, उसके बाद ही आप इसको कंप्लीटली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, मेजर हेड, सब हेड और आइटम्स। अब इसके अंदर क्या है बेटा, एक बार 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में बेटा सबसे पहला सब हेड है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आप कौन कौन सी कैपिटल यहां पर शो ऑफ करते हैं वो आपको यहां पर क्लैरिफाई करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, आफ्टर दैट इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद बेटा जी आती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। उसी के अंदर आपने पढ़ा था बेटा शेयर फॉरफीचर अकाउंट आता है, बट आपसे अगर सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाए शेयर फॉरफीचर बैलेंस शीट में कहां आएगा सपोज, तो आप कहेंगे इट इज एडेड इन सब्सक्राइब कैपिटल। सिर्फ सब्सक्राइब वर्ड लिखना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि अब आपको नहीं पता ना सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप में आएगा या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा, दोनों में आ सकता है।
और ऐसी कॉलिंग एरियर का क्या करोगे बच्चे? कॉलिंग एरियर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो आपका आंसर इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहना चाहिए। बट अगेन एंड अगेन बेटा, ये तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, क्योंकि अब ओएमआर शीट है तो हमें तो सब कुछ गिवन होगा। तो अब आपके लिए थोड़ा सा इस चैप्टर में प्रॉब्लम कम होगी। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है किस हेड में आएगा और किस में नहीं आएगा, ठीक है नहीं? उसके अकॉर्डिंगली आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। दूसरा, आपको बेटा इन ए सिंगल सेंटेंस इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है? मैंने आपको बताया हुआ है, कंपनी की मैक्सिमम रजिस्टर्ड कैपिटल, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नोट डाउन करते हैं। इशूड कैपिटल, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल which is offered by the company to the public for subscription. Subscribed but fully paid up capital, that is the allotted capital to the shareholder on which 100% money was called and as well as paid up. Subscribed but not fully paid up capital बेटा, ये यहां पर क्या होगी? That is a part of allotted share on which either company did not make the final call or shareholder did not pay the any call. ऐसी शेयर फॉरफीचर अकाउंट बेटा, ऐसी कॉल इन एरियर। तो अब मेरे लिए क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6, these are the 6 item which are covered under the share capital subhead and which is covered under the shareholder fund major head. इसके बाद बेटा सेकंड हेड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए, रिजर्व का मतलब क्या होता है? कंपनी ने जितने भी रिजर्व, कंपनी ने बेटा जी जितने भी रिजर्व मेंटेन किए हैं वो सब रिजर्व में आएंगे। और सरप्लस का मतलब होता है द आंसर ऑफ पी एंड एल अकाउंट। आपका पी एंड एल अकाउंट में बेटा नेट प्रॉफिट आता है ना, उस नेट प्रॉफिट को यहां पर सरप्लस कहा जाता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेटा रिजर्व में कंपनी बहुत टाइप के रिजर्व बनाती है, जैसे कि कैपिटल रिजर्व, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कौन सा होता है बेटा? जो भी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट में मिल रहा है। कैपिटल प्रॉफिट में जैसे कि शेयर फॉरफीचर करते हैं तो कैपिटल रिजर्व आता है। कंपनी ने कोई एसेट्स बेची बेटा, उसमें प्रॉफिट हो गया, वो भी कैपिटल रिजर्व में आता है। कंपनी ने वेंडर से कोई एसेट्स खरीदी, वहां से कुछ पैसा बचा, वो भी कैपिटल रिजर्व में आता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अगर बेटा आपको कल को जाकर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो उसके रिडम्पशन के लिए पहले से ही कंपनी रिजर्व बना के रखती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितना भी हमने शेयर पर, डिवेंचर पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है, वो सारा पैसा यहां पर आएगा बेटा। इसलिए जब आपको शेयर कैपिटल बैलेंस शीट कराई जाती है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, उस टाइम पर यह बताया जाता है कि बेटा शेयर कैपिटल में कहीं पर भी एसपीआर का रोल नहीं होता, ना सीआर का रोल होता। क्यों? क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कल को बेटा डिवेंचर अगर रिडीम करने हैं, मतलब रीपेमेंट करनी है, उसके लिए पहले से कोई रिजर्व बनाया हुआ है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि एज पर द एनसीईआरटी हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, बट नाम तो आपको पता होना चाहिए ना। तो कोई नाम नहीं भी आता तो बेटा एनी काइंड ऑफ रिजर्व, जहां भी रिजर्व लिख दिया वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये बेटा हम अपने एम्प्लॉयज को कुछ ऑप्शन देते हैं ईएसओपी के अंदर, उसके अंदर रिजर्व डालते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। एंड अदर रिजर्व, लेकिन अदर रिजर्व तो बहुत सारे होते हैं बेटा कंपनी एक्ट में तो, लेकिन आपके सिलेबस आपके लेवल पर सिर्फ जनरल रिजर्व तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आफ्टर दैट सरप्लस, ये देखो ये सारे तो बेटा क्या हो गए? रिजर्व हो गए। और इसके बाद क्या बचा? हमारा हेड था सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा जी ये हो गया सरप्लस। सरप्लस कौन सा किसे कहते हैं बेटा? जो बैलेंस शीट में, सॉरी, जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हमारा आंसर आता है। बस ये ध्यान रखना है, सरप्लस बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लॉस भी तो आ सकता है बेटा। अगर इनकेस लॉस होगा तो बेटा ये नेगेटिव फिगर में शो कर दिया जाता है। शो यही करेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन यहीं पर ही देंगे बेटा। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव फिगर, और अगर नेगेटिव है यानी कि लॉस है तो नेगेटिव फिगर रख दिया जाएगा।
कैसे? इसको बेटा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो मान लीजिए आपका जनरल रिजर्व है सपोज 40,000, एनी अदर रिजर्व है बेटा, कोई भी रिजर्व 60,000, और इसके बाद बेटा मान लीजिए सरप्लस आपका नेगेटिव आ गया, तो इन दैट केस हमारा एग्जामिनर हमसे क्या कहेगा, मतलब सरप्लस आप यहां पर नेगेटिव में रख दीजिए, दैट्स इट। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का जो टोटल बैलेंस शीट में आएगा वो क्या आएगा बेटा, दैट इज 44,000। तो अगर कोई भी फिगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव में रख देंगे, बट नेगेटिव पॉजिटिव का शायद यहाँ क्वेश्चन नहीं है बेटा। क्वेश्चन तो है कि सरप्लस किस मेजर हेड में आता है, तो सरप्लस किस मेजर हेड में आता है बेटा, शेयर होल्डर फंड में। सरप्लस किस सब हेड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जामिनर सीधा ही कह दे शेयर फॉरफीचर किस मेजर हेड में आता है, तो बेटा मेजर हेड तो ये है, दिस इज सब हेड। तो इस तरह से बेटा जी मेजर हेड, सब हेड एंड आफ्टर दैट आइटम्स। तो यहां पर भी बेटा मेजर हेड, इसका मतलब यही रहेगा मेजर हेड, सब हेड, और ये क्या होगी बेटा, आइटम्स। तो ये सारी आइटम्स आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में आती है। अब इस बैलेंस शीट को बेटा अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बेस दोनों करने का लेवल यही है कि आप जिन्होंने भी अभी तक नहीं करी, सबसे बेस्ट लेवल यही है बेटा, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन में एक मेजर ऐड करो। इस तरह से करते करते बेटा 1 वीक में आपकी पूरी बैलेंस शीट इतने अच्छे टिप्स पे हो जाएगी जहां पर आपको आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट उसके बाद रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर में हमेशा कॉन्सेप्ट यही आएगा। ठीक है नहीं? अब इसके बाद बेटा ये भी ध्यान रखना है बेटा, लाइबिलिटी साइड को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो ये सब क्या है, क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं बेटा सब। लेकिन स्पेशली डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस अगर डेबिट बैलेंस है। अब आपको एक और चीज समझा दूं, अब वैसे डेबिट बैलेंस जब आप बनाते थे बेटा, कहां पर, पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरशिप में, तो आपको याद होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो बेटा अगर प्रॉफिट होता था तो हम पी एंड एल अकाउंट यहां लिखते थे, ये क्या होता था बच्चे, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर लॉस होता था तो बेटा हम पी एंड एल अकाउंट यहां पर लिखते थे, विच इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। तो ये तो एसेट साइड हो गई ना। लेकिन कंपनी एक्ट में ऐसा नहीं है बेटा, कंपनी एक्ट में कहता है कि आपको लिखना तो वही है, बस डिफरेंस इज डेट कि इसको पॉजिटिव वे में लिख देना तो इसको नेगेटिव वे में लिख देना, लेकिन लिखना लाइबिलिटी में ही। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा कंसिडर करनी पड़ेंगी बेटा। तो इस तरह से क्या हुआ जी, आज हमने एक टॉपिक यहां पर कंप्लीट करा बेटा, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और बेटा जी इसकी सारी आइटम्स। इसी टाइप से बेटा 15-15 मिनट की वीडियोस मैं आपके लिए डाउनलोड करता रहूंगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइबिलिटी को कंप्लीट करेंगे, इट मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बेटा जी हम एसेट साइड को करेंगे। एसेट साइड में बहुत ज्यादा शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेटा एसेट जनरली कॉमन होती है। ठीक है बेटा? तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कराऊंगा। टिल देन गुड बाय बेटा।